जेनेटिक्स। लास्ट टाइम जेनेटिक्स के बारे में आपको बताया, आज हम उसकी हिस्ट्री पे जो है थोड़ा गौर करेंगे। बैक to the history of genetics, the genetics has been developing as a vigorous science since the beginning of the 20th century. Genetics के बारे में ये बहुत तेजी से जो डेवलप होती हुई साइंस है, जिसके 20th सेंचुरी के स्टार्ट से ही जिसके बारे में ज्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हो चुकी थी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी स्पेकुलेटेड दैट जो बायोलॉजी की हिस्ट्री है उसमें ये फाइंड आउट किया, वो ये बताती है कि हेरिडिटी जो है वो भी जो हेरिडिटी की एक हिस्ट्री है, इनहेरिटेंस की हिस्ट्री, वो उतनी ही पुरानी है जितना कि ये जनरेशन इस जमीन पे पुरानी है, या जब से शानदार जो है वो चला आ रहा है, जब से इंसान जो है वो चला आ रहा है, उतनी ही जो है इसकी पुरानी जो हिस्ट्री है। आवाज अभी भी नहीं आ रही आपको? आ रही है आवाज आ रही? मैम क्लियर मैम आवाज स्क्रीन ब्लैक हो आ रही रही है है ऊपर मैम से। आवाज। आ रही है मैम, अब आ रही है आवाज। तो कितनी आ रही है? स्क्रीन आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। जी मैम आ यस रही है। मैम। So, going to the back to 6000 BC, there was Babylonian tablets. They show the pedigree of मैम अब ठीक हो गया है। they show the pedigree of large number of successive generation horses. उन्होंने दिखाया कि एक ही जनरेशन से जो सक्सेसिव जो जनरेशन कंटिन्यू हैं हॉर्सेस की, उसके बारे में 6000 साल पहले ही जो है वो इंडिकेट किया गया। स्टोन कार्विंग्स अगर देखी जाए इतनी ही पुरानी टाइम की जो भी शो करती हैं इलिस्ट्रेट क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डेट फार्म, तो वो जैसा आप जानते हैं पहले राइटिंग्स भी स्टोन पे हुआ करती थी, कुछ वो डायग्राम्स भी बनी मिलती थी, कुछ प्लानिंग्स भी उनकी मिलती थी। तो इसी तरह जब स्टोन कार्विंग्स की गई, स्टोन कार्विंग्स हमें बताती है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन का एक अमल है वो भी उतना ही पुराना है। वो लोग तब भी जानते थे कि जैसा कि खजूर में क्रॉस पॉलिनेशन होती है, वो अमल भी उतना ही पुराना है। वो तब से ही इसके बारे में स्टडी चल रही है। चाइनीज आर नोन टू हैव मेड कंसिडरेबल वैरायटीज ऑफ राइस। जो चाइनीज हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट की है राइस से। जितनी भी हम एडिबल हमारी फूड्स होती हैं, मेज हो गई, राइस हो गई, बीट हो गई, ये सारी इसी फॉर्म में नहीं आई हुई जमीन पे। ये पहले वाइल्ड फॉर्म्स थी जो कि बाद में इनको बाद में जो हमारे डेवलप होके प्रोसेस से, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जाके ये जो है हमारी एडिबल फूड में शामिल हुई। So most of the common domestic animals and plants were brought in the services of mankind before the beginning of recorded history. इसी तरह बहुत सारे जानवर हैं वो पहले से ही इस्तेमाल पे थे, जबकि इवन हमने हिस्ट्री लिखना दिखाने की। तो ओवरऑल ये जेनेटिक्स है, ये साइंस है, ये बहुत देर से चलती आ रही है। इसके बारे में जो डेवलपमेंट है वो भी 20th सेंचुरी के बाद जाके जो है वो स्टार्ट हुई। तो इसी तरह थोड़े से हम जो लाइट डालते हैं बीकन्स ऑफ जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने मेन रोल प्ले किए। स्मॉलर साइंसेस चलती रहती हैं, फिर कुछ एक सदी के बाद कोई जो है एक इनोवेशन, एक डिस्कवरी आती है। तो 1865 में जो मेंडल है, इसने जो हेरिडिटरी का तरीकाकार है, पैटर्न है, उसके बारे में बताया पी प्लांट में, मटर में 1865 में। फिर 1869 में मिस्चर जो है उसने सबसे पहले डीएनए को फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद 1902 में अगर आप देखें तो सुटोन एंड बोब्राय ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है वो प्रपोज की। और 1915 में मॉर्गन ने क्रोमोसोम ही को इस चीज को कंफर्म किया कि सोर्स जो क्रोमोसोम जो है हेरिडिटी में जो है वो कैरी करता है, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी को इसने कंफर्म किया। और जो मुलर है, इसने 1927 में एक्सरे से प्रोड्यूस होने वाली जो म्यूटेशन है इसके बारे में बताया। इसी तरह 1928 में पीएच जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम मोलेकुलर बायोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं, ये जो उसने 1918 में ही ग्रिफी ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो थे वो पैथोजेनिक में डाली थी स्ट्रेन। और इसी तरह फिर 1930 में
हैमरलिंग ने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती है, इस चीज को शो किया। 31 में फिर मैकक्लिंटन ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन कॉर्न, ये जो डिफरेंट हमारे जीन्स की रिकॉम्बिनेशन है इसके बारे में उसने शो किया। फिर 1941 में बीजल एंड टैटम जो है इसने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो डिस्क्राइब किया। 1944 में एवरे मैकलियोड एंड मैकार्टी ने शो किया डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिस्पांसिबल फॉर हेरिडिटी, के ये हमारी हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1950 में चार्गफ जो है इसने ये जो हमारी बॉन्डिंग जो है बेस पेयर्स जो डीएनए में मौजूद हैं एडेनिन थायमीन के साथ और साइनिन गुआनिन के साथ, ये इसने डिस्कवर किए। और फिर 1952 में हर्शन ने रेडियो एक्टिव लेबलिंग डीएनए की और फिर यानी कि उसको ट्रेस आउट किया कि हाँ यही हमारी जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी में, जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक मैं आवाज कट कट के आ रही है। मैम आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ने। वाटसन एंड क्रिक, अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का उसको उसने प्रपोज किया। और 1961 में जैकब एंड मॉन जो हैं उन्होंने एमआरएनए एग्जिस्ट करता है इसके बारे में उन्होंने बताया। और फिर 1990s से जो है वो हमारा जो जीनोम सीक्वेंस है, पूरे पूरे जीनोम जो ह्यूमन जीनोम हो गया, प्लांट जीनोम्स हो गए, पूरे के पूरे जो उसके सीक्वेंसेस हैं वो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए। तो इस तरह आप देखें तो 1865 टू ऑनवर्ड इस तरह बहुत देर से ये जो सारी इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की साइंस है वो चलती आ रही है। इसी तरह सेक्स और रिप्रोडक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो वी कैन सी कैमरेरियस जो है उसने 1764 में एक जर्मन प्रोफेसर था, ये was the first to describe sexual reproduction in plants. He is also credited with the production of first hybrid plant artificially. इसने सबसे पहले जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो है वो जो डिस्क्राइब की और ये क्रेडिट यानी कि सबसे पहला जो हाइब्रिड बनाया था उसका क्रेडिट भी इसी को जाता है। रियोटर्स जो है इसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट ऑन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन टोबैको वैरायटीज एंड इन हाइब्रिड्स। आप में से किसी का माइक ऑन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइक ऑन है आप में से। डिस्टरबेंस आप लोगों की माइक ऑन होने की वजह से बहुत दफा आती है। तो नेक्स्ट शेल्डन एंड सिचुआन सिचुआन जो है इन 1838 में इन्होंने दे फर्स्ट रिकॉग्नाइज द सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। उन्होंने सबसे पहले सेल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया उसके फंक्शन को और जो है एंड प्रोपोंडेड द थ्योरी दैट द न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस थ्योरी को दिया गया कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रासबर्गर एंड हर्टविग ने इन 1875 और 1885 में ये फाउंड आउट किया दैट ओनली अ सिंगल स्पर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज एन एग, के एक स्पर्म ही जो है वो रिक्वायर होता है एग की फर्टिलाइजेशन के लिए। दे सस्पेक्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड दैट मेल एंड फीमेल गमीट्स टुक इक्वल पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने इस चीज को अंदाजा किया कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है वो हेरिडिटी की बेस है और मेल और फीमेल जो है वो इक्वली जो है वो हेरिडिटी को पास ऑन करने में टू ऑफस्प्रिंग जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब मेंडल से पहले वेरियस साइंटिस्ट ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। मेंडल ने कब की थी आप यहाँ देख सकते हैं। मेंडल ने 1865 में अपने जो है वो पैटर्न दिया था हेरिडिटी का। तो उससे पहले भी बहुत सारे साइंसदान थे जो कि इसको सॉल्व करने में, इसको फाइंड आउट करने में एंगेज थे। सो लेट्स सी कि उनकी थ्योरीज क्या थी, कुछ की उनमें से थ्योरीज क्या थी। तो स्वैमर्डम ने 1679 में ये क्लेम किया that he was able to see the human sperm under his crude microscope, a miniature of man
which he named homunculus. तो इसमें इस साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया कि इसने जो ह्यूमन स्पर्म है उसको अपनी जो माइक्रोस्कोप है पुरानी सी उसके जो है वो ऑब्जर्व किया है और उसका ये कहना था कि वहां पे एक मिनिएचर मौजूद है मैन का ही। मिनिएचर आप जानते हैं किसी भी बड़ी चीज का एक बहुत स्मॉलर जो मॉडल बनाया लेकिन बहुत स्मॉल जो मॉडल बनाया हुआ मन जो है वो मौजूद है लेकिन मिनिएचर की सूरत में बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है उसकी और इसने उसका नाम दिया homunculus का। He believed that man's body was performed in the sperm and that during the embryonic stage only the growth of different organs to a full size baby occurred. इसका ये कहना था कि जो हमारे एक मैम ह्यूमन वॉइस बॉडी इशू है। बॉडी है वो मैम आपकी पहले आवाज फिर ही से कटने लगी है। मिनिएचर मैम आवाज की काट रही है आपकी। सूरत में पूरी फॉर्म में मौजूद। मैम वॉइस इशू आई थिंक मैम तो सिग्नल का इसने कोई ये इशू बिलीव है। किया कि और यार ठीक आ रही है आवाज, क्या हो गया? भाई आवाज ठीक नहीं आ रही। सो उन्होंने ये इसका ये कहना था कि सिर्फ जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस पे जाके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ अपना साइज इंक्रीज करते हैं वो लेकिन ऑलरेडी जो है फुल जो मिनिएचर है वो मौजूद है। सिर्फ फुल साइज बेबी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जाके जो है वो ग्रो करता है। इसके बाद बोनेट बिलीव्ड दैट मोर इन एग सेल देन स्पर्म। अब जो बोनेट साइंसदान था इसने इसका ट्रस्ट एग पे ज्यादा था एज कम्पेयर टू स्पर्म। इसका मानना ये था कि एग जो है वो सारा रोल प्ले करता है नेक्स्ट जनरेशन के में। He advanced his own theory called egg encapsulation or box theory, which held that female contains all the germ cells of her immediate and remote progeny. इसका ये कहना था कि जो फीमेल है इसके पास सारे वो जो सेल्स मौजूद हैं आने वाली नई नस्ल के एंड दैट मदर ईव इन हर ओवरी हैड द जर्म सेल्स ऑफ ऑल द मेन टू बी बोर्न। और इसी तरह जो अम्मा हवा है इनकी ओवरी में जितने भी मैन ने बॉर्न करना है उनके जर्म सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सिर्फ ये मैम नेट का इशू आ रहा है। मैम आपके नेट के इशू की वजह से मैम आवाज नहीं आ रही ठीक। मैम आवाज नहीं आ रही ठीक तरह। सुनैन भाई ठीक आ रही आवाज, क्या हो गया सुनैन भाई? भाई हमें भी आ रही है अरुण भाई। हो मेरी जाए मेरा आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैं आवाज नहीं सही आ रही मैम। हो सकता है। Okay. Wolf and मैम लीव कर गई लगता तो वैसे ही है। हाँ लग रहा है। सुनैन भाई, सुनैन भाई थी मैम की।